In the name of Almighty, the most merciful, the most beneficent। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल के हवाले से है। इससे पहले हम अकाउंटिंग का तारुफ पढ़ चुके हैं। हम लोग बेसिक्स सीख चुके हैं जो अकाउंटिंग के अंदर 4 स्टेजेस हमने पढ़ी थी कि होती हैं। सबसे पहली स्टेज हमने कहा था कि हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से रिकॉर्डिंग फ़ेज़ हमारी होती है, इसे जर्नलाइजिंग भी कहते होते हैं। दूसरी फ़ेज़ हमारी आई थी, उसे हमने कहा था कि इसके अंदर हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाइंग दूसरी स्टेज थी। तीसरी स्टेज थी समराइज़ किया जाता है और फिर आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर उनको इंटरप्रेट किया जाता है। फिर हमने इन 4 स्टेजेस को अकाउंट्स की टर्म में देखा कि जो रिकॉर्डिंग है ये जर्नलाइजिंग, हमने जर्नल एंट्रीज़ करना सीखी कि कैसे जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं। उससे पहले हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखे। रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट को हमने अप्लाई करके जर्नल एंट्रीज़ करना सीखी थी। फिर हमने जर्नल से लेजर के अंदर दूसरी फेज़ में ले गए थे कि कैसे हम लोग पोस्टिंग करते हैं, जिसे हमने क्लासीफाइंग कहा था। फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, उसे हमने समराइजिंग स्टेज का नाम दिया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक अभी हम नहीं पहुंचे थे। तो आज हम कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। इसको मज़ीद हम लोग मज़ीद फर्दर डिवाइड करेंगे इस पूरे प्रोसेस को, और एक ही क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन की मदद से हम देखेंगे कि पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल कैसे चलता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है। कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एनालिसिस से। ये हमारा सबसे पहला काम है कि हमने अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना है। जब हम लोग एनालाइज कर लेंगे फिर हम उसको दर्ज कर देंगे जर्नल के अंदर। इसे रिकॉर्डिंग कहते होते हैं। रिकॉर्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं, इसको आप जर्नलाइजिंग कह सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल। तो ये हमने पढ़ा था कि जर्नल हमारी फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट होती है। इसके अंदर हम लोग अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं तो यहाँ से हम लोग ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं और लेजर में ले जाते हैं। इसे हम पोस्टिंग कहते होते हैं। ये पोस्टिंग थी। इनटू लेजर। लेजर हमारी सेकंड बुक ऑफ अकाउंट भी है। इसे हमने पढ़ा था कि ये किंग ऑफ ऑल बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाता होता है। जब हम लोग लेजर के अंदर ले जाते हैं तो फिर हमने उसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करते थे। अब हम इसका नाम रख रहे हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। पहले हमने इसका सिर्फ ट्रायल बैलेंस का नाम दिया था कि ट्रायल बैलेंस आता है। ये समराइजिंग, ये रिकॉर्डिंग है, ये हमारी क्लासीफाइंग फेज़ है और ये समराइजिंग। लेकिन अब यहाँ पर आके थोड़ा सा काम जो एट द एंड ऑफ पीरियड हम करते होते हैं वो हम करेंगे। अनएडजस्टेड के बाद हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे जिसे एडजस्टिंग एंट्रीज कहते होते हैं। ये एट द एंड ऑफ पीरियड की जाती हैं। ये हम सीखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। जब एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार होने के बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आमतौर पर इनकम स्टेटमेंट इसमें आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी और बैलेंस शीट आ जाएगी। इसके बाद हम लोग कुछ अकाउंट्स, टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं, उनको हमने एट द एंड ऑफ पीरियड क्लोज करना होता है। उन्हें क्लोज कर दिया जाएगा, क्लोजिंग एंट्रीज। तो इस तरीके से ये हमारा साइकिल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखें तो ये साइकिल कितने
फेजेस पर मुश्तमिल है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 स्टेजेस हैं अकाउंटिंग साइकिल की। पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। फिर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के हिसाब से उसका एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसको जर्नल के अंदर एंटर कर देंगे। जब एंट्रीज हो जाएंगी फिर हम उसको लेजर में पोस्टिंग के लिए ले जाएंगे। फिर हम लोग अपना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज की जाएंगी, ये एडजस्टमेंट्स, और उसके बाद हम लोग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। इसके लिए आमतौर पर अकाउंटेंट एक वर्कशीट तैयार करते होते हैं। ये कोई प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट नहीं होती वर्कशीट, ये उसका रफ वर्क के लिए वो यूज़ करता है कि अनएडजस्टेड 7 से एडजस्टमेंट की और आगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस तैयार कर लिया। फिर उससे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एट द एंड जो है वो हम लोग इनको अपनी जो टेम्परेरी अकाउंट्स होंगे उनको क्लोज कर देंगे। तो ये हम लोग जो है वो एक पूरे क्वेश्चन से हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल। पार्ट 1। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मैंने एक फॉरेन ऑथर की बुक से जो है वो क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में इसको हम लोग रीड कर लेते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसको बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को पहले जो है वो एनालाइज करेंगे और एनालाइज करने के साथ साथ हम उनको जर्नल में भी पुट करेंगे। ऑन September 1, 2005, जॉन एंड पैटी ड्राइवर फॉर्म्ड अ कॉरपोरेशन कॉल्ड वेस्ट ब्रांच रेंटल टू रेंट इक्विपमेंट। ये रेंट का इनका बिजनेस है, ये इक्विपमेंट्स लेके आगे किराए पे देते हैं। द न्यू कॉरपोरेशन वाज एबल टू बिगिन ऑपरेशंस इमीडिएटली बाय परचेजिंग द एसेट्स एंड टेकिंग ओवर द लोकेशन ऑफ रेंट इट एन इक्विपमेंट रेंटल कंपनी दैट वाज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। ये कोई एक बिज़नेस कंपनी जा रही थी, उससे इन्होंने जल्दी से जो है वो अपने एसेट्स परचेज कर लिए और अपने बिजनेस में ले आए हैं। द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी यूजेस द फॉलोइंग अकाउंट्स। ये कुछ जो है वो अकाउंट्स जो है मैंशनड है। द कॉरपोरेशन क्लोज इट्स अकाउंट्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्यूरिंग सितंबर द कॉरपोरेशन एंटर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहली ट्रांजेक्शन September 1 की, issued to John and Patty Driver 20,000 shares of capital stock in exchange for a total of 1 lakh cash। 1 लाख कैश के बदले में 20,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं जॉन एंड पैटी ड्राइवर को। तो हमने ये पढ़ा हुआ है पहले लेक्चर्स के अंदर कि जब भी बिज़नेस स्टार्ट करके हम लोग कैपिटल इकट्ठा करते हैं तो उसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग एनालिसिस साथ साथ करते जाएँ, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, जो पहली स्टेज थी हमारी, तो पहली एंट्री जो है इसमें एनालिसिस के अंदर आप जो है हमने कैटेगरीज बनाई थी। देखा था कि अकाउंट्स को दो अप्रोचेज़ हैं हमारे पास। एक ब्रिटिश अप्रोच होती है और एक जिसे हम लोग क्लासिकल अप्रोच कहते होते हैं, और दूसरी अमेरिकन अप्रोच होती है जिसको हम लोग मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। दोनों के हिसाब से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट ठीक हैं, आपको जो आसान लगती है आप उससे कर सकते हैं। मैं दोनों रिवाइज करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। जो क्लासिकल अप्रोच थी, इसमें हमने 3 किस्म के अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। चौथा भी होता है वैल्यूएशन, लेकिन वो इतना यूज़ नहीं होता यहाँ पे, तो इसलिए उसको हम लोग डिस्कस नहीं करते। पर्सनल के अंदर हमने कहा था कि हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई शख्स जो है वो कोई चीज़ दे रहा है या ले रहा है, आइदर रिसीवर या गिवर। रियल के अंदर हम चेक करते होते हैं कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। नॉमिनल के अंदर हमने कहा था कि एक्सपेंस और लॉस को इकट्ठा कर दिया था और रेवेन्यू एंड गेन जो था या प्रॉफिट था उसको इकट्ठा कर दिया था।
रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने कहा था कि पर्सनल में अगर कोई शख्स लेने वाला है, रिसीवर है, तो उसको डेबिट करेंगे, अगर कोई गिवर है तो उसको क्रेडिट करेंगे। रियल में हमने कहा था जो चीज़ बिजनेस में आ रही होगी वो डेबिट होगी, जो जा रही होगी वो क्रेडिट होगी। नॉमिनल में हमने कहा था कि एक्सपेंसेस और लॉस हमेशा डेबिट होते हैं और रेवेन्यू और गेंस जो होते हैं ये हमेशा क्रेडिट होते हैं। ये हमारी क्लासिकल अप्रोच थी। अगर हम लोग जो है वो मॉडर्न अप्रोच लेकर आए, मॉडर्न अप्रोच में हमने दो कैटेगरीज बनाई थी। पहली कैटेगरी हमने बनाई थी एसेट, एक्सपेंस और लॉस। ये हमारी पहली कैटेगरी थी। और दूसरी कैटेगरी बनाई थी लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल, इक्विटी या ऑनर इक्विटी। ये हमारी दूसरी कैटेगरी थी। अब इनके लिए हमने ये पढ़ा था कि एसेट, एक्सपेंस और लॉस जो होते हैं इनके जो, अगर हम लोग नॉर्मल बैलेंसेस की बात करें तो इनका नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, इनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। अब या तो कोई भी चीज़ जो इसमें इजाफा नज़र आता है या कमी नज़र आती है, इजाफा या कमी। अगर एसेट, एक्सपेंस या लॉस जो है इनमें इजाफा हो रहा होगा तो हम इनको डेबिट करेंगे, और अगर इनमें कमी हो रही होगी तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और जो कैपिटल या ऑनर इक्विटी है ये अगर इजाफा हो रहा होगा तो हम क्रेडिट करते हैं, और अगर कमी हो रही होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं। अब इन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को हम सामने रख के अपनी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है वो ये जो ट्रांजैक्शंस हैं इस क्वेश्चन के अंदर उनको हम लोग दर्ज करते हैं। जर्नल जब हमने बनाया था तो हमने कहा था कि ये टोटल इसके 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट का, दूसरा डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, तीसरा लेजर फॉलियो, चौथा डेबिट अमाउंट और पांचवा क्रेडिट अमाउंट। ये हमारा एक जर्नल का स्पेसिमेन है। डेट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट के साथ बेहतर होता है कि हम लोग साथ में यूनिट लिख दें। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें डॉलर यूनिट जो है वो यूज़ हो रहा है, तो डॉलर यूनिट हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब पहली ट्रांजैक्शन थी कि बिज़नेस जो है वो उसमें शेयर इशू किए गए हैं सितंबर 1। जब भी बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो हम लोग एंट्री करते होते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ हम लोग एक मुख्तसर सी वजाहत देते होते हैं जिसे हमने नरेशन कहा था, बीइंग शेयर्स इशूड फॉर कैश। ये शेयर्स इशू हुए 1 लाख के। ये पहली ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारे पास है 1 सितंबर को, परचेज फॉर 1,80,000 ऑल द इक्विपमेंट फॉर्मली ओन्ड बाय रेंटेड। जो पहले एक कंपनी थी जिनके पास पहले एसेट्स इक्विपमेंट मौजूद थे 1,80,000 के, उनसे हमने वो ख़रीद लिए हैं और पे किया 70,000 कैश एंड इशूड अ 1 ईयर नोट पेएबल फॉर 1,10,000। और बाकी जो थी अमाउंट 1,10,000 उसका हमने नोट पेएबल जारी किया। अब देखें आप इसको जिस मर्जी एनालिसिस में ले आए बेशक। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं? एक अकाउंट यूज़ हो रहा है इक्विपमेंट का जो परचेज़ किए जा रहे हैं, एक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है कैश का जो पेमेंट हो रही है, एक अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है नोट पेएबल का जो लायबिलिटी है। अब आप इसको इसमें क्लासिकल अप्रोच के अंदर लाना चाहें तो ये दोनों इक्विपमेंट और कैश ये दोनों एसेट हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। अब रियल अकाउंट
क्या कह रहा है कि हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो ये बिजनेस में आ रहे हैं, इक्विपमेंट कम्स इन, तो ये डेबिट होना है। कैश हम पे कर रहे हैं तो कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश ने क्रेडिट होना है। इसी तरह जो नोट पेएबल है, ये एक पर्सनल जिससे हमने ख़रीदा है रेंट, वो एक बिज़नेस है, बिज़नेस प्रॉपर्टी पर्सनल अकाउंट में आता है, तो वो गिवर है, इसलिए इसने क्रेडिट होना है यहाँ पे। अच्छा, अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच में लाना चाहें तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। अब एसेट्स के हवाले से रूल क्या है, अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। इक्विपमेंट बिजनेस में आ रहे हैं तो इक्विपमेंट बढ़ रहे हैं, इसलिए ये डेबिट हो जाएंगे। एसेट्स की मद में कैश जो है वो हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। आप उधार कर रहे हैं उनके साथ तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए उसने भी क्रेडिट हो जाना है। तो दोनों रूल्स जो मर्जी अप्रोच हम यूज़ करें तो हमें ये मिल गया कि किस अकाउंट ने डेबिट होना है और किस अकाउंट ने क्रेडिट होना है। तो सितंबर 1 को ही इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट टू नोट पेएबल अकाउंट, और नरेशन बन जाएगी बी इक्विपमेंट्स परचेज्ड। अब ये पार्शली हम लोग कैश पे कर रहे हैं और पार्शली हम लोग उधार कर रहे हैं। अब इक्विपमेंट्स कितने के थे, वो मेरे पास है टोटल अमाउंट उनकी 1,80,000, और इसमें से कैश जो पे किया जा रहा है वो 70,000 है, और जो उनके साथ उधार हमने किया था और नोट जारी किया 1,10,000 का। तो ये देखें, इसको हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री हमने पढ़ी थी कि एक ऐसी जर्नल एंट्री जिसके अंदर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे हों तो वो हमारी कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाती है। तो ये, लेकिन उसमें हमने कहा था कि सम जो है क्रेडिट का और डेबिट का वो सेम रहता है। ये देखें 1,10,000, 70,000, 1,80,000 बनता है, ये भी 1,80,000। तीसरी ट्रांजैक्शन है सितंबर 1 को पे किया है 9,000 एज 3 मंथ्स एडवांस रेंट। ये एडवांस रेंट की पेमेंट हो रही है, जो यार्ड उन्होंने लिया हुआ उसका, एंड ऑफिस फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय रेंटेड। जो एडवांस में हम लोग एक्सपेंसेस पे करते होते हैं उनको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते होते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फॉर द टाइम बीइंग एक्सपेंस हम उनको ट्रीट नहीं करते होते। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके अंदर हमने ये कहा था कि जब तक हम उनका बेनिफिट नहीं ले लेते, जब तक उनका बेनिफिट एक्सपायर नहीं हो जाता, वो एक्सपेंस नहीं बनते। इनको हम लोग आर्जी तौर पर एसेट ट्रीट करते होते हैं। तो प्रीपेड रेंट हमारा एक एसेट, आर्जी तौर पे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, और हम कैश पे कर रहे हैं, कैश कम हो रहा है या कैश बिजनेस से जा रहा है, कैश अकाउंट जो है ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन बन जाएगी बीइंग रेंट पेड एज एडवांस, और इसकी अमाउंट है 9,000। इसके बाद सितंबर 4 को परचेज़ की जा रही है ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब हमने पढ़ा था कि ये उधार पे होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। मॉडर्न ऑफिस कंपनी से ये हमारे अकाउंट पेएबल बन जाएंगे 2,000 रुपये के, और पेमेंट जो है वो 30 दिनों के अंदर जो है वो की जाएगी। सितंबर 4 ऑफिस सप्लाईज बिजनेस में आ रही है, ऑफिस सप्लाईज अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, और उधार हम कर रहे हैं तो अकाउंट पेएबल हम लोग क्रेडिट करेंगे। जब तक ऑफिस सप्लाईज यूज़ नहीं हो जाती, एक्सपायर नहीं हो जाती, तब तक ये एसेट है, जिस तरह प्रीपेड रेंट में मैंने आपको बताया। बीइंग ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड ऑन अकाउंट 2,000। इसके बाद 8 सितंबर को रिसीव्ड 20,000 कैश एज एडवांस पेमेंट ऑन इक्विपमेंट रेंटल फ्रॉम मैकनैमर कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब 20,000 रुपया हमने एडवांस में वसूल कर लिया, जो हमने इक्विपमेंट रेंट पे दिया था।
अब ये कैसा, देखिए वैसे तो हम लोग रेंट पे जो हम इक्विपमेंट देंगे उसके बदले में जो हमें पैसे मिलेंगे वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। लेकिन अगर हम रेवेन्यू भी एडवांस में वसूल कर लेंगे तो वो अभी तक रियलाइजेशन कंसेप्ट के मुताबिक रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक कि वो पीरियड गुजर नहीं जाता जिस पीरियड के लिए हमने वो रेंट पे दिया था। तो इसको हम लोग जो है वो अपनी लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। इसमें दो अकाउंट इस्तेमाल होंगे हमारे पास, जो पैसे वसूल कर रहे हैं, एक तो कैश का अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा हमारी अनअर्नड, इसको कहते हैं ऐसा रेवेन्यू जो अभी तक अर्न नहीं किया, अनअर्नड रेंटल फी। ये हमारा कैश जो है ये एक एसेट है और ये एक लाइबिलिटी है। अभी तक ये रेवेन्यू नहीं है। एसेट पैसे हम ले रहे हैं, एसेट इंक्रीज कर रहे हैं, ये डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी एंट्री बनेगी सितंबर 8 कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अनअर्न्ड rental fee being rental fee received as advance 20,000। इसके बाद 12 सितंबर को सैलरीज पे की जा रही हैं फर्स्ट 2 वीक्स की और उसकी अमाउंट है 4100। तो सैलरी एक एक्सपेंस है। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो इसमें अकाउंट दो जो यूज़ हो रहे हैं वो हैं सैलरीज एक्सपेंस और पेमेंट हमेशा कैश की शक्ल में चूँकि हो रही है, पे कर रहे हैं तो कैश की शक्ल में पे हो रहे होंगे। ये नाम से पता चले ये एक्सपेंस है और ये एसेट है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, कैश आपका बिजनेस से जा रहा है या कम हो रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी सितंबर 12 को सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और इसकी अमाउंट है 4100। नरेशन आ जाएगी कि सैलरीज जो हैं वो पे की गई, बीइंग सैलरीज पेड फॉर 4100। अच्छा, नेक्स्ट 15 तारीख को वो कह रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग द मैकनेमर एडवांस, ये जो मैकनेमर से हमने एडवांस में रिसीव किए थे 20,000 रुपये, इसको निकाल के इसके अलावा ये बात हो रही है कि इक्विपमेंट रेंटल फ़ी अर्न की गई है पहले 15 दिनों के अंदर और उसकी अमाउंट है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये रेवेन्यू अर्न हुआ है जिसमें से 8,000 जो है वो कैश में वसूल हुआ है। तो इसका मतलब है कि 1,000 रुपये हमारा अकाउंट रिसीवेबल बन गया, 1,000 अभी तक हमें मिलना है। तो इसके अंदर हमारे पास जो दो की बजाय 3 अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक हम कैश वसूल कर रहे हैं, कैश डेबिट हो रहा है और अभी तक 1,000 रुपये हमने वसूल करना है। ये अकाउंट रिसीवेबल है, ये भी हमारा एसेट होता है, ये भी डेबिट हो जाएगा। और रेंटल फ़ी यहाँ पर अर्न, ये अर्न हो गई है, वो अनअर्न थी, ये अर्न है। टोटल 9,000, 8,000 का कैश वसूल किए और 1,000 रुपया रिसीवेबल है अभी तक। इसी तरीके से हम लोग ये बाकी की जर्नल एंट्रीज जो हैं वो कंप्लीट करते हैं। 15 सितंबर तक हो गए। 17 सितंबर को नेक्स्ट है परचेज ऑन अकाउंट, उधार पर ख़रीदा गया अर्थ मूवर्स से $500 के इन पार्ट्स नीडेड टू रिपेयर अ रेंटल ट्रैक्टर। अच्छा, ये हमारे रिपेयरिंग के एक्सपेंसेस हैं। रिपेयरिंग के हवाले से हमने पे नहीं की, उधार किया, ऑन अकाउंट किया, पेएबल है ये हमारे पास। रिपेयरिंग एक एक्सपेंस है, इसके अंदर भी 2 अकाउंट हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। सितंबर 17 रिपेयर एक्सपेंसेस, डेबिट टू अकाउंट पेएबल, अकाउंट क्रेडिट। नरेशन मैं नहीं लिख रहा, ये आप खुद लिख लीजिएगा। $500
इसके बाद 23 सितंबर को $300 कलेक्ट किए जा रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल से, जो 15 सितंबर को रिकॉर्ड हुए थे। ये वाले जो अकाउंट रिसीवेबल थे, ये वाले, इसमें से $300 वो कह रहा है वसूल हो गए सितंबर 23। जब कैश रिसीव होता है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब अकाउंट रिसीवेबल को हमने अपना एसेट रिकॉर्ड किया हुआ था। एसेट के लिए हमने रूल पढ़े कि इंक्रीज़ करें तो डेबिट, डिक्रीज़ करें तो क्रेडिट। अब अकाउंट रिसीवेबल 1000 रुपये के थे, 300 हमने ले लिया, बाकी कितने रह गए 700। तो अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज़ कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। $300। इसके बाद 25 सितंबर को इन्होंने एक बैकहो रेंट पे दिया है, लैंडस्केपिंग मिशन कंपनी है उसको, और उनसे इन्होंने तय किया कि 100 पर डे वसूल किया जाएगा, और ये पेमेंट तब होगी जब वो बैकहो को वापस करेंगे। तो मिशन ने अभी तक जो है वो 2 या 3 हफ्ते लग सकते हैं, तो इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक बैकहो वापस ही नहीं आया। तो जब वापस आएगा उस वक्त हमारा ये रेवेन्यू बनेगा, अभी तक इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद 26 सितंबर को फिर जो है वो बाई वीकली सैलरीज पे की गई हैं, दूसरे हफ्ते की 4100 रुपये। वही एंट्री रिपीट होगी जो ये वाली थी, ये सेम सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4100 से। 27 तारीख को पेमेंट की गई है अकाउंट पेएबल को $500। अकाउंट पेएबल, ये देखें, जब हमने उधार किए थे यहाँ अकाउंट पेएबल क्रेडिट थे, ये लाइबिलिटी थी। इसके अलावा अकाउंट पेएबल नहीं है। तो जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ की थी हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, अब हम उनको पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, इसको हम लोग डेबिट करेंगे। अकाउंट पेएबल डेबिट हो जाएगा और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और इसकी अमाउंट है $500। इसके बाद 28 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर किया गया 50 सेंट्स पर शेयर, हर शेयर पर 50 सेंट, और ये पे किया जाएगा, पेएबल है अक्टूबर 15 को, यानी डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, अभी तक पे नहीं किया। सितंबर 28 को डिविडेंड जो होता है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं डिक्लेयर करते हैं तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट करते होते हैं। वैसे तो इसकी एंट्री बनती है डिविडेंड अकाउंट टू रिटेन्ड अर्निंग, लेकिन अभी तक हम क्लोजिंग की तरफ नहीं गए। फिलहाल हम लोग डिविडेंड अकाउंट को डेबिट करके और अपनी पेएबल एक लाइबिलिटी बना लेंगे, डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर लेंगे। $20 शुरू में हमने कहा था कि 20,000 शेयर जो है ना वो इशू किए जा रहे हैं। $4,000। कुछ लोगों के दिन में आता है कि डिविडेंड क्या कोई एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस वो होता है जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ऐसी कोई भी अदायगी जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। डिविडेंड पे करने से हमें रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। जिसके बाद 29 सितंबर को एक ट्रांजैक्शन दी गई है, बड़ी सी ट्रांजैक्शन आपको नज़र आ रही होगी। इसमें कोई एक मुकदमा हुआ था उनका, तो उसकी कोई अमाउंट जो है ना वो $25,000 का केस है, अभी चल रहा है, अभी इसका डिसीजन नहीं हुआ। तो ये हमारी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, हम सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हुए नीचे फुट नोट दे देंगे, इसकी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, 29 तारीख को एक 12 मंथ्स की पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा रही है 2700 की, और ये पॉलिसी गोज इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1, 2006। तो ये नेक्स्ट जो है वो हमारा अक्टूबर 1 से ये इसकी जो है वो इसने अप्लाई होना है। ये हमारी
एडवांस पॉलिसी हम लोग ले रहे हैं, इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए इस पीरियड का ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको हम लोग अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपनी जो है वो दर्ज करेंगे। जिस तरह प्रीपेड रेंट था, सेम वही चीज़ है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस डेबिट हो जाएगी, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को जो है वो एक यूटिलिटीज़ का बिल जो है वो पे किया गया है। यूटिलिटीज़ ड्यू हो गई हैं लेकिन बिल पेमेंट नहीं की गई, वो 30 दिन बाद पे की जाएगी। तो ये अकाउंट पेएबल बन जाएगा हमारा। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और इसकी अमाउंट है 600। इसके बाद हमारी लास्ट जर्नल एंट्री है, इक्विपमेंट रेंटल फी अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर रिसीव्ड इन कैश अमाउंटेड टू 10,000। 10,000 कैश वसूल हुआ है, रेंटल फ़ी अर्न हुई है। तो कैश बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रेंटल फ़ी अर्न ये क्रेडिट हो जाएगा 10,000। जी, तो ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 अकाउंटिंग साइकिल को हमने 2 जो स्टेजेस हैं उस पर कंप्राइज़ किया। पहली स्टेज को हमने कहा कि हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शंस को एनालाइज़ करते हैं, वो हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट वहाँ लिखे साथ साथ एनालाइज़ करते गए। और दूसरी स्टेज थी कि हम लोग अपने जो बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारी जर्नलाइजिंग हुई पड़ी है, जर्नल एंट्री करते हैं।